झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। कहा, देश के विकास में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान। संपूर्ण विश्व सदैव आदिवासी समाज का रहेगा ऋणी। रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर सीआरपीएफ ने किया बैंड डिस्प्ले का आयोजन। आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित रहेगा बैंड डिस्प्ले। बैंड डिस्प्ले के जरिए लोगों में देश प्रेम जगाने की कोशिश। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड सेंटर में लगी भीषण आग। कोविड सेंटर में आग लगने से 7 लोगों की मौत। होटल को कोविड सेंटर के रूप में किया जा रहा था इस्तेमाल। और गिरिडीह में 10 अगस्त से फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम की शुरुआत। 24,81,792 लोगों को दवा खिलाने का रक्षा लक्ष्य। कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का रखा जाएगा पूरा ख्याल। तो देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर देवीपुर में टंकी सफाई के दौरान एक बड़ी घटना हुई है। टंकी के अंदर दम घुटने से 6 लोगों की मौत। टंकी के अंदर जहरीली गैस का हुआ था रिसाव। तो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं 6 लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवीपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर देवघर में, जहां टंकी सफाई के दौरान ये बड़ी घटना हुई है। बड़ा हादसा। टंकी के अंदर दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। टंकी के अंदर जहरीली गैस का रिसाव हुआ। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं ये 6 लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवघर से। इस वक्त की बड़ी खबर, टंकी के अंदर दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई है और ये 6 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीताम्बर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीताम्बर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देवीपुर से खबर आ रही है कि सफाई कर रहे थे टंकी की और इस दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव में नवनिर्मित शौचालय निर्माण को साफ करने के लिए परिवार के कुछ सदस्य और मजदूर नीचे उतरे, जहां कि वो 2 घंटे अंदर में रह गए और गैस रिसाव के कारण 6 की दम घुटने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों को जब पता चला तो जेसीबी के द्वारा उसे खोद के निकाला गया और आनंद फानंद में सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ की उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जी साथ ही पीताम्बर, अगर हम बात करें कि खबर मिल रही है कि एक ही परिवार के थे ये 6 लोग और 6 लोग एक साथ ही यहाँ पर सफाई करने के लिए पहुंचे थे। जी देखिए, मैं बता दूं कि एक ही परिवार के थे, लेकिन कुछ 1-2 मजदूर भी उसमें बताया जा रहा है कि मजदूर भी नीचे उतरे थे वहाँ सफाई के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीताम्बर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देवीपुर से हम आपको खबर बता रहे थे, टंकी सफाई के दौरान बड़ी घटना हुई है और इस बड़ी घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने अभी खबर दी कि 6 लोगों के अलावा, जिसमें 6 लोगों के अंदर इसमें मजदूर भी शामिल थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पहले राज्य की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का दौर है, हर और विकास की बात की जा रही है। मानव सभ्यताओं को यहाँ पर जीवित रखने के लिए हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण की सुई हमारे आदिवासी समाज की ओर घूम ही जाती है। उसकी वजह भी क्योंकि हर आदि परंपराओं का सृजन और उस संस्कृति को जीवित रखने में एक समुदाय, संपूर्ण विश्व यहाँ सदैव ऋणी रहेगा। जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस है। आज के इस शुभ अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों में और दुनिया के कोने कोने में बसने वाले आदिवासी समुदायों को मेरी ओर से आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी ओर से जोहार है। झारखंड जनजातीय बहुल प्रदेश है। यहाँ की कला संस्कृति अनूठी है। आज देश आजाद होने से लेकर अब तक एक लंबी दूरी हम लोगों ने तय की। तो वहीं आंध्र प्रदेश
प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित कोविड सेंटर में तड़के सुबह भीषण आग लग गई है और हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि स्वर्णा पैलेस होटल का उपयोग कोविड-19 सेंटर के रूप में किया जा रहा था, जिसमें ये भीषण आग लग गई। आग की लपटें यहां काफी डरावनी थी और इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वर्णा पैलेस होटल में करीब 50 संक्रमित मरीजों को रखा गया था। फायर ब्रिगेड को इसकी तुरंत सूचना दी और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग को यहां काबू पाया। बताते चले कि विगत 2 दिन पहले ही गुजरात के अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। बहरहाल आग लगने के कारणों का अभी तक कोई भी यहां पर खुलासा नहीं हो पाया है। तो बात करेंगे गिरिडीह की। गिरिडीह जिले में 10 अगस्त से संचालित होने वाले यहां पर फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और इस दौरान जानकारी दी गई है कि हर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहिया और पोषण सखी द्वारा लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में 24,81,792 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है। फाइलेरिया की दवा हम लोग हर साल की भांति इस बार भी खिलाएंगे। 10 तारीख से 12 तारीख तक बूथ पर दिया जाएगा। पहले स्कूल में दिया जाएगा, स्कूल तो बंद है, तो हम लोग आंगनबाड़ी, सीएससी, पीएससी और सब सेंटर जहां जहां भी केंद्र बनाए हैं उस पर 1 साल से ऊपर के बच्चे को खिलाएंगे। जो गर्भवती महिलाएं बहुत बीमार हैं, छोटे बच्चे बहुत बीमार हैं, मान लीजिए 5 साल का, तो उस लोगों को नहीं दिया जाएगा। बाकी से ये अगर रेगुलर 5 साल तक कोई खाता है तो सोचता है कि हमको फाइलेरिया नहीं होना, तो 5 साल हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए चेन टूट जाता है। जैसे इस साल खाएंगे तो अगला साल खाएगा, और 5 साल रेगुलर खाएंगे तो हमारा चयन ऐसा हो जाएगा कि फाइलेरिया को रोगी जो बन रहे थे वो बनना बंद हो जाएंगे। ये डिजीज का एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान में इसका प्रकोप काफी ज्यादा होता है, इसकी एलिमिनेशन के लिए एलिमिनेशन ड्राइव है। लगातार 5 साल तक दवा खाने पर क्या होगा, शरीर में यदि फाइलेरिया का जर्म नहीं रहेगा तो जो क्यूलिक्स मच्छर काट करके दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस साल कोरोना पैंडेमिक के चलते हम लोग को बहुत सारे प्रावधान के बीच में दवा खिलाना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से हम लोग को ये जानकारी देना चाहेंगे, जो भी बूथ पर आए तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो दवा खिलाएंगे जो व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सैनिटाइजर, ग्लव्स इत्यादि पहन के रहें। चाहे आपको पता नहीं कि आगे वाला व्यक्ति जो दवा खाने आया वो कोविड पेशेंट है या नहीं। चलिए, इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो रांची के फिरियाल चौक पर सीआरपीएफ द्वारा बैंड डिस्प्ले का यहां पर आयोजन किया गया है। बैंड डिस्प्ले आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित था। कार्यक्रम की अगवानी खुद ही यहां पर सीआरपीएफ के डीआईजी अखिलेश प्रसाद सिंह ने की है। कार्यक्रम में कई देशभक्ति गीतों की धुन पर बैंड डिस्प्ले किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने कार्यक्रम का जायजा लिया। हम रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर खड़े हैं और मेरे पीछे एक सुखद तस्वीर आप देख रहे होंगे। दरअसल आज सीआरपीएफ के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पूर्व एक बैंड डिस्प्ले का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पे कोरोना काल में सुखद तस्वीर और इस धुन को सुनिए। संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं। ठीक सामने बैंड का डिस्प्ले होते हुए दरअसल स्वतंत्रता दिवस के पूर्व ये डिस्प्ले का आयोजन किया गया है और मेरे सामने तमाम सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की तस्वीर को। ये सीआरपीएफ के डीआईजी और तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। बैंड डिस्प्ले का एक बेहतर आयोजन करने की कोशिश। दरअसल सीआरपीएफ के द्वारा लगातार इस तरह का आयोजन होता रहा है और इस बार जब कोरोना काल में लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, लोग आपस में दूरी बना लिए हैं, इस महामारी के दौर में कहीं न कहीं एक कोशिश जरूर है कि लोगों को एक सुखद तस्वीर दिखाई जाए। कहीं न कहीं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक जो इमोशन है जनता का, उससे भी जोड़ने की कोशिश है कहीं न कहीं। दरअसल सीआरपीएफ का बैंड अव्वल बैंड में भी माना जाता है और कहीं न कहीं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व एक तरह से कह सकते हैं कि एक तैयारी का ये डिस्प्ले है। और साइड में आप देख रहे हैं कई जो आम पब्लिक भी यहाँ पर खड़े हैं। आज सुबह का ही ये कार्यक्रम था और जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं इस डिस्प्ले का जो आयोजन हुआ है उसे देखने के लिए। और आप धुन को भी सुन सकते हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं क्या खास है आज के डिस्प्ले का जो आयोजन किया गया है। सर क्या खास है आज जो डिस्प्ले का आयोजन किया गया है? नहीं, ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस 2020 के सिलसिले में एक आयोजन है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। उन्हें भी नमन करते हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना त्याग किया, बलिदान दिया। और जो आज भी सीमा पे और भारत के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका भी नमन करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम समाज में भी ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और लोगों में जोश भरना चाहते हैं। आइए सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पर बहुत पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई है, एक इमोशन कहीं न कहीं देश से जुड़ता है इस तरह के आयोजन से। हाँ, वो भी हमारा मकसद है, वो भी मकसद है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए सीआरपीएफ आपके लिए कितना काम कर रही है और हम आपके मित्र हैं, हम समाज के मित्र हैं, ये हम कहना चाहते हैं। डीआईजी सीआरपीएफ हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। साफ तौर पे कहना है कि एक देश के प्रति लोगों का इमोशन जोड़ना भी हमारा काम है। कहीं न कहीं इस आयोजन से जो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक, उनको भी एक तरह से श्रद्धांजलि देने की कोशिश है। एक सुखद तस्वीर कहीं न कहीं इस कोरोना काल में सीआरपीएफ के द्वारा लोगों के प्रति, जो जवान देश के लिए शहीद हो गए, उनके प्रति एक बेहतर कहीं न कहीं कार्यक्रम का ये आयोजन कह सकते हैं। कैमरा पर्सन
पंकज के साथ नवीन शर्मा। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हुए हादसे के दूसरे दिन राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक ही फ्लाइट 2 बार यहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब टेक ऑफ करने के दौरान फ्लाइट से तेज आवाज आई तो दोनों ही बार इमरजेंसी ब्रेक लगाकर फ्लाइट को रोक दिया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और दूसरी एयर एशिया की फ्लाइट से मुंबई भेजा गया उन्हें। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज दिन भर गतिविधियां सामान्य रही। दोपहर 12 बजे के बाद जब एयर एशिया की फ्लाइट I-5632 रनवे पर उड़ान भरने के लिए रफ्तार पकड़ रही थी कि उसी दौरान अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगने से यात्रियों के साथ साथ पूरे शहर में बेचैनी बढ़ गई। एयरपोर्ट अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि बेल्ट शीट की वजह से फ्लाइट को ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी और तकनीकी जांच के बाद दोबारा फ्लाइट उड़ान भरेगी। तकरीबन 3.5 घंटे की गहन जांच के बाद एयरपोर्ट के संबंधित अधिकारियों ने दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दे दी और शाम 4 बजे फ्लाइट रिशेड्यूल की गई। इसके बाद रनवे पर उम्मीदों की नई उड़ान के तौर पर एयर एशिया के विमान को लाया गया। लेकिन जैसे ही रनवे पर कुछ दूर चलने के बाद फ्लाइट ने यू टर्न लिया और रफ्तार पकड़ने ही वाली थी कि तकनीकी टर्म थ्रोटल के दौरान पायलट को इंजन से फ्लेम नजर आया और फिर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया गया, जिसके बाद तुरंत ही दमकल की गाड़ियां और टेक्निकल एक्सपर्ट को फ्लाइट के पास भेजा गया और फिर फ्लाइट को वापस लाया गया। जैसे टेक ऑफ के रनवे पे गई वैसे आवाज कि अब लगता है क्रैश हो जाएगा। हम लोग बहुत ये हो गए। उसके बाद कुछ भी करके फिर दोबारा लेकर के आया, रिटर्न लेकर के आया। रिटर्न लाने के बाद 3 घंटे के बाद यहाँ बोले नहीं 3 घंटे के बाद केरल में हुई दर्दनाक घटना की तस्वीर हर व्यक्ति के जहन में ताजा थी। लेकिन जब इमरजेंसी ब्रेक लगाने की घटना 2 बार रांची एयरपोर्ट पर हुई तो यात्री दहशत में आ गए और उस दर्द की दास्तान सुनाने के लिए हमारे पास आए। लेकिन सीआईएसएफ के अधिकारियों को ये नागवार गुजरा और धक्के मारते हुए उस यात्री को एयरपोर्ट के अंदर भेज दिया गया, जिसके बाद भारी हंगामा देखने को मिला। हालांकि कुछ देर के बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ वो यात्री संतुष्ट होकर बाहर आए। मामले पर पूरी जानकारी देते हुए एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि फ्लाइट नंबर I-5632 अब फिलहाल दोबारा उड़ान नहीं भरेगी, लेकिन जो यात्री हैं उन्हें एयर एशिया की ही दूसरी फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा, जिसके लिए कोलकाता से फ्लाइट मंगाई जा रही है। अभी सुबह का तो इंसिडेंट आपने सबने कवर किया हुआ है। अभी जो सेकेंडली जो सारा एयरक्राफ्ट डे पे आ गया था, उसके बाद जो एयर एशिया के टेक्निकल इंजीनियर्स हैं उन्होंने 2 घंटे लगा के फ्लाइट में सारा उनका चेक किया है, जो भी डीजीसीए के नॉर्म्स होते हैं। चेक करने के बाद पायलट के साथ और इंजीनियर्स को चेक करने के बाद उनको इंजीनियर ने उसको सर्टिफाई किया कि ये जहाज जो है बिल्कुल सही है और अब ये उड़ान ले सकता है। वो पूरा इंजीनियर उसको सर्टिफाई करके भेजता है और उसकी रिपोर्ट फिर हेडक्वार्टर और हर जगह जाती है
वहां से परमिशन आती है फ्लाइट की, तभी इस जहाज को उड़ाया जाता है, नंबर 1। तो एयर एशिया ने ये डिसीजन लिया है, एयर एशिया ने, कि भी ये फ्लाइट ओके है और इसमें जो सारा टेक्निकली बिल्कुल सही है। तो उसके बाद जो है वो जहाज को उसको उड़ाया गया। उड़ा के जब वो टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंचा है, थोड़ा दूर सर आवाज नहीं है, पॉइंट पे मैं जोर से बोलूँ, टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंचा है, टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंच के एज पर पायलट वो एक इंजन चेक करने के लिए थ्रोटल देता है। जो वो थ्रोटल दिया है उसने, तो उसमें जो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस फ्लाइट के लिए एज प्रिकॉशनरी फायर टेंडर भी अपने खड़े कर दिए थे कि जैसे ये दौरा टेक्निकली करके गया तो हमने और प्रिकॉशंस ले रखी। बहरहाल राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन अच्छी बात रही कि 2 बार बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पहली बार ही तकनीकी खराबी आ गई थी तो दोबारा आखिर फ्लाइट को उड़ने की हरी झंडी कैसे दी गई, और जब फ्लाइट रनवे पर पहुंची तो आखिर दोबारा तकनीकी खराबी कैसे आई, ये एक जांच का विषय है। साधना प्लस के लिए रांची से चंदन वर्मा के साथ अभिषेक राजवंशी की रिपोर्ट। तो राजद नेता सह पूर्णिया के सक्रिय समाज सेवी राजकुमार चौधरी को राजद के व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजद कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। राजकुमार चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के आलाकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ यहाँ पालन करेंगे। साथ ही पूर्णिया के यहाँ पर साथ साथ बिहार में पार्टी को मजबूत बनाने का काम भी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी एवं साहू जी तेजस्वी जी को बधाई देते हैं कि हमको इस लायक वो समझे और हमको ये जवाबदेही दिए। मैं कोशिश करूंगा कि जवाबदेही को पूरा करूं और संगठन मजबूत बनाऊं। यहाँ पर पूरे पहले तो कोशिश से शुरू करूंगा, कोशिश में व्यवसायिक प्रकोप का एक संगठन, मजबूत संगठन बने, उस पर काम करेंगे। कल तो बने ही है, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, पूरे प्रदेश में 3 गठन करेंगे व्यवसायी प्रकोप। व्यवसायी की सुरक्षा, व्यवसायी की बहुत समस्या है, उस पर विचार कर रहे हैं हम लोग। तो रेलवे के निजीकरण और यहां पर निगमीकरण के खिलाफ रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत रेल कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का दानापुर मंडल में भी व्यापक असर देखा गया। इस मंडल के मोकामा के रेल कर्मियों ने भी केंद्र सरकार के निजीकरण और साथ ही निगमीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नई रेल नीति का विरोध किया। इस दौरान रेल कर्मचारियों ने ऐलान किया कि अगर केंद्र सरकार नई रेल नीति वापस नहीं करेगी तो देशव्यापी रेल चक्का जाम किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में रेलवे के हर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोग रेल बचाओ देश बचाओ के अभियान के अंतर्गत AIRF के आह्वान पर और हमारे ECRKU के घोषणा पत्र पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। पूरे दुनिया के और हमारे अपने देश के मजदूर जो हैं सब एकत्र हुए हैं और इस नारे के खिलाफ, निगमीकरण और निजीकरण के खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं। और क्योंकि हम लोग कर्मचारी वर्ग के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा है प्रशासन वर्ग से, यही सब बिंदुओं पर आज हम लोग प्रदर्शन का कार्यक्रम। हमारे महामंत्री AIRF के आह्वान पर आज मोकामा में इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के द्वारा अस्थिर हो गए। हमारे जितने भी कर्मचारी लोग हैं भारत सरकार के खिलाफ हम लोग एकजुटता का परिचय दिखा रहे हैं। भारत सरकार ने हम लोग के निजीकरण, निगमीकरण, आउटसोर्सिंग ये सब लाने की व्यवस्था किए हुए हैं। इन लोग को समाप्त करने के लिए हमारे कर्मचारी लोग आज उग्र हैं। इस तरह की अगर हम लोग का कर्मचारी की मांग भारत सरकार नहीं मानते हैं, हम लोग रेल रोको अभियान भी जारी रखें।
तो पूर्णिया जिलाधिकारी ने जिले के 4 लोगों को यहां गुड समरिटन अवार्ड से सम्मानित किया है। साथ ही समाहरणालय सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में जिलाधिकारी राहुल कुमार ने ऐसे लोगों को सम्मानित किया जो सड़क हादसे में मदद के लिए आगे आकर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाते थे। जिला प्रशासन द्वारा जिले भर में ऐसे 4 लोगों को चिन्हित कर सम्मानित किया गया। साथ ही जिला अधिकारी ने आम लोगों से अपील भी की है कि जो भी सड़क पर हादसे का शिकार व्यक्ति दिखे उसकी तुरंत मदद करें। घायल अवस्था में पड़े हुए किसी व्यक्ति को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाते हैं, हमें ऐसे लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो इसी कड़ी में अपने जिले में पिछले कुछ दिनों में 4 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, इसके बारे में जानकारी मिली थी कि इन्होंने ऐसा काम किया, उन्हें आज सम्मानित करने का काम। तो सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाने में अथरी गांव में देर शाम बाइक पर सवार अपराधियों ने यहां गुड्डू सिंह नामक एक शख्स को गोली मार दी। घटना के बाद भाग रहे अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके पास से एक यहां पर पिस्टल बरामद की गई है। घायल को इलाज के लिए सीतामढ़ी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो खबर कैमूर से है, जहां पुलिस ने दुर्गावती थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा महज 12 घंटे में ही कर दिया और साथ ही यहां पर लोगों को गिरफ्तार भी किया। चेम्बर पर तो घूमने जाते थे तो क्या बोलता है, इस बार 2 घंटा लेट हो गया था। भोर में गए तो शायरी खा के चले गए तो चेम्बर में घूमने 2 घंटा लेट हो गया। तो इसी के कारण हम फोन किए घर पे, पहले भाई को फोन किए थे, फिर इसके बाद जो तौकीर आलम है उसको फोन किए थे। तो बोले थे कि वो मतलब कि शर्ट और चप्पल तुम लेकर आओ। तो बोल रहा है कि ठीक है लेकर आ रहे। तो ये है ना कि सबको मेरा भाई जीजा फूफा सबको लेकर आ गया था। तो ये बात 3 महीना 3.5 महीना बीत गया। सब बात मोहम्मद जमील दुर्गावती थाने में सूचना दी कि इनका पुत्र रात में कोई कॉल आया था, उसके बाद से ये लापता है। तत्काल पुलिस द्वारा कांड संख्या 208-20 धारा 365 भादवी के तहत दर्ज करके इसका अनुसंधान आरंभ किया गया। फिर कल अपराह्न में नदी के किनारे। चलिए इसके साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।